स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 10 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि राहुल गांधी ने बिहार में लाठीचार्ज पर बीजेपी सरकार को घेरा। दरअसल बातें हैं कि बिहार में ट्राई-4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के अब राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांगों को दबाने के बजाय उन्हें सुना जाना चाहिए, जिससे मामला और गर्मा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कई अभ्यर्थी घायल भी हुए थे, जिसके बाद ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। राहुल गांधी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं के साथ इस तरह का व्यवहार सही नहीं है और इससे उनके भविष्य पर असर पड़ सकता है। बिहार में मौसम का अलर्ट, इन 8 जिलों को लेकर के प्रशासन ने जारी कर दी बड़ी चेतावनी। दरअसल बात है कि बिहार में मौसम को लेकर के एक बार फिर से बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। प्रशासन ने बिहार के 8 जिलों में तेज आंधी, बारिश और फिर बिजली गिरने की आशंका जताई है। इन 8 जिलों में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मुजफ्फरपुर जिला शामिल है। खराब मौसम को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और फिर जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की दुर्घटना से बचा जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश और फिर वज्रपात की संभावना ज्यादा बनी हुई है। जब मौसम में अचानक बदलाव का असर आम जनजीवन पर पड़ सकता है। वहीं पर किसानों की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि इसे फसलों को नुकसान होने का खतरा है। जब प्रशासन ने लोगों से खुले मैदान, पेड़ और फिर बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। अगर लोग मौसम विभाग और प्रशासन की चेतावनी का पालन करें तो बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। बिहार में होने जा रहे पंचायत चुनाव में पहली बार बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए दी जाएगी ई वोटिंग की सुविधा। दरअसल बातें हैं कि बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के एक बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। पहली बार बुजुर्गों, दिव्यांगों और गर्भवती महिलाओं के लिए ई वोटिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस पहल का मकसद ऐसे लोगों को मतदान प्रक्रिया में आसानी देना है जिन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचने में दिक्कतें होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत पात्र मतदाता घर बैठे या फिर आसान तरीके से अपना वोट दे सकेंगे। इससे मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और चुनाव प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन इस नई व्यवस्था को सुरक्षित और फिर पारदर्शी बनाने के लिए जरूरी तैयारियां कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ई वोटिंग जैसी सुविधा लोकतंत्र को और मजबूत बना सकती है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो फिर इससे ज़्यादा लोग मतदान में हिस्सा लेंगे और चुनाव प्रक्रिया अधिक आसान और प्रभावी बन सकेगी। बुजुर्गों, युवाओं के प्रति भाजपा का जवाब, लाठियां। पटना में लाठीचार्ज पर राहुल गांधी ने बिहार सरकार को घेरा। दरअसल बात है कि बिहार में ट्राई-4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बेरोजगार युवाओं की मांगों का जवाब लाठियों से दिया जा रहा है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई में कई अभ्यर्थी घायल हुए थे, जिसके बाद ये मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। राहुल गांधी ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि युवाओं की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की जरूरत है, न कि सख्ती दिखाने की। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के मुद्दे राजनीति में बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर सरकार और अभ्यर्थियों के बीच संवाद नहीं हुआ तो फिर ये विवाद और बढ़ सकता है। दक्षिण बिहार में बनेगी 21 किलोमीटर हाईटेक सड़क, 482 करोड़ की परियोजनाओं से इन 6 जिलों को होगा फायदा। दरअसल बात है कि दक्षिण बिहार में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ी परियोजना की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत 21 किलोमीटर लंबे हाईटेक सड़क बनाई जाएगी, जिस पर करीब 482 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना का मकसद यातायात को सुगम बनाना और फिर क्षेत्रीय विकास को गति देना है, जिससे कई जिलों को सीधा लाभ मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस सड़क के निर्माण से 6 जिलों के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। साथ ही व्यापार और परिवहन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है।
नीतीश कुमार के मंत्री बेटे निशांत ने किया बेहतर सुविधा का वादा। दरअसल बात है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मंत्री निशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उनका मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी लोगों तक बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाना है। पद संभालने के बाद उन्होंने साफ कहा है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी ताकि आम लोगों को इलाज के लिए परेशानी न हो। यह रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कामकाज की समीक्षा की है और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर बनाने, डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने और फिर इलाज की गुणवत्ता सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह सरकार इस दिशा में कई नई योजना पर भी काम कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है तो फिर इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा। जहां सही तरीके से योजनाओं को लागू किया गया तो फिर राज्य में चिकित्सा व्यवस्था मजबूत होगी और फिर लोगों को समय पर बेहतर सुविधा मिल सकेगी। भागलपुर के बराड़ी घाट पर जीविका दीदियों की अनूठी पहल, मात्र 50 रुपए में श्रद्धालुओं को मिलेगा घर जैसा शुद्ध खाना। यह दरअसल बात है कि बिहार के भागलपुर स्थित बराड़ी घाट पर जीविका दीदियों ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। यहाँ पर श्रद्धालुओं को मात्र 50 रुपए में घर जैसा शुद्ध और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य लोगों को सस्ता और फिर अच्छा खाना देना है, साथ ही महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ना है। यह रिपोर्ट के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत पारंपरिक व्यंजनों को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे श्रद्धालुओं को घर जैसा स्वाद मिल सके। इससे जुड़ी महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है और फिर अपनी आमदनी बढ़ा रही है। इस पहल को घाट पर आने वाले लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की पहल समाज के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है, जिससे एक और लोगों को कम कीमत में अच्छा भोजन मिलता है तो वहीं पर दूसरी ओर महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तेजस्वी यादव जब हाफ पैंट पहनते थे तब से मैं राजनीति कर रहा हूं, संतोष सुमन ने बोला हमला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। गया में एक कार्यक्रम के दौरान संतोष कुमार सुमन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए तीखा बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने अपने अनुभव का जिक्र करते हुए कहा है कि वे लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनके इस बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है और इसे सीधा तेजस्वी यादव पर हमला माना जा रहा है। इस बयान के बाद समर्थक और फिर विरोधी दोनों तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की बयानबाजी चुनावी माहौल में आम होती है। ऐसे बयानों से राजनीतिक बहस जरूर तेज होती है, लेकिन असली असर जनता के मुद्दों और फिर कामकाज पर ही निर्भर करता है। बिहार में 72 घंटे में अपलोड करनी होगी पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट, एक्शन मोड में सम्राट सरकार। दरअसल बात है कि बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर के सरकार अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। हालिया घटनाओं के बाद सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि 72 घंटों के भीतर पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट अपलोड की जाए। इस फैसले का मकसद किसी भी तरीके की लापरवाही को रोकना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों को सभी पुलों की स्थिति की जाँच करके उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। इसमें पुल की मजबूती, निर्माण गुणवत्ता और फिर संभावित खतरों की जानकारी शामिल होगी। यह सरकार चाहती है कि समय रहते कमजोर या फिर खतरनाक पुलों की पहचान करके जरूरी कार्रवाई की जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की सख्ती से सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकती है। अगर नियमित रूप से ऑडिट और फिर निगरानी की जाए तो फिर पुल हादसों की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है और लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा। स्कूलों के बाद बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में 2 दिन मिलेगा अंडा और मूंगफली। दरअसल बात है कि बिहार में बच्चों के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब स्कूलों के बाद आंगनबाड़ी केंद्रों में भी सप्ताह में 2 दिन अंडा और फिर मूंगफली देने की व्यवस्था की जाएगी। इस पहल का मकसद बच्चों को बेहतर पोषण देना और उनके स्वास्थ्य में सुधार करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस योजना के तहत छोटे बच्चों और फिर गर्भवती महिलाओं को भी पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराया जाएगा। अंडा और फिर मूंगफली प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, जिससे बच्चों के शारीरिक और फिर मानसिक विकास में मदद मिलेगी। जब सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू करने के लिए जरूरी तैयारी कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की योजनाएं बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में अहम भूमिका निभाती है। अगर इसे नियमित और फिर सही तरीके से लागू किया गया तो फिर कुपोषण की समस्या को कम किया जा सकता है और बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। बिहार में स्कूल वाले नहीं वसूलेंगे मनमानी फीस,
निर्धारित हुआ 9वीं से 12वीं तक का शुल्क। दरअसल बात है कि बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए फीस निर्धारित कर दी गई है, जिससे अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले का मकसद शिक्षा को सुलभ बनाना और अनावश्यक आर्थिक बोझ को कम करना है। यह रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के तहत स्कूल तय समय से ज़्यादा फीस नहीं वसूल सकेंगे। अगर कोई स्कूल नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। यह सरकार इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने की तैयारी में है ताकि सभी स्कूल इसका पालन कर सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर नियमों का सही तरीके से पालन हुआ तो फिर इससे छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा और फीस को लेकर के होने वाली परेशानियां कम होगी। बिहार में अब छोटू सिलेंडर के लिए एजेंसी में नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, ऑनलाइन गैस बुक कर सकेंगे उपभोक्ता। दरअसल बात है कि बिहार में गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। अब छोटू सिलेंडर लेने के लिए लोगों को एजेंसी पर लंबी लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी की है, जिससे उपभोक्ता घर बैठे ही आसानी से गैस सिलेंडर बुक कर सकेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नई व्यवस्था से समय की बचत होगी और लोगों को बार बार एजेंसी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खास करके ग्रामीण और फिर दूर दराज के इलाकों के लोगों को इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा। यह सरकार इस सिस्टम को सरल और सुचारू बनाने के लिए तकनीकी व्यवस्था को मजबूत कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की डिजिटल सुविधा से लोगों की परेशानी कम होगी। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो फिर इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और फिर गैस वितरण की प्रक्रिया भी पहले से ज़्यादा आसान और तेज हो जाएगी। रक्सौल एयरपोर्ट पर बनेगा पटना से बड़ा रनवे, 20 महीने में शुरू होगी हवाई सेवा, नेपाल के लोगों को भी मिलेगा फायदा। दरअसल बात है कि बिहार के रक्सौल में हवाई सेवा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी योजना तैयार की गई है। यहां बनने वाले एयरपोर्ट पर पटना से भी बड़ा रनवे बनाया जाएगा, जिससे बड़े विमानों का संचालन संभव हो सकेगा। इस परियोजना का मकसद क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करना और फिर लोगों को बेहतर यातायात सुविधा देना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एयरपोर्ट का यानी कि रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने की योजना है और करीब 20 महीने में हवाई सेवा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। खास बात यह है कि इस परियोजना से नेपाल के लोगों को भी काफ़ी फायदा मिलेगा, क्योंकि रक्सौल सीमा के पास स्थित है और फिर दोनों देशों के बीच आवागमन आसान होगा। पीएम किसान की 23वीं किस्त से पहले बड़ा अपडेट, इन छोटी गलतियों से अटक सकता है आपका 2000 रुपये किस्त। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त को लेकर के किसानों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि कुछ छोटी गलतियों की वजह से किसानों के खाते में आने वाले 2000 रुपये अटक सकते हैं। ऐसे में लाभार्थियों को समय रहते जरूरी दस्तावेज और जानकारी अपडेट करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक KYC पूरा नहीं होना, आधार का बैंक खाते से लिंक न होना, गलत बैंक डिटेल, जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी और NPCI मैपिंग जैसी समस्याओं के कारण किस्त रुक सकती है। यह सरकार ने किसानों से PM किसान पोर्टल पर जाकर के अपना स्टेटस चेक करने और सभी जानकारी सही करने को कहा है, ताकि भुगतान में किसी तरह की परेशानी ना हो। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते KYC और फिर बैंक डिटेल अपडेट कर देने से किसानों को आसानी से अगली किस्त मिल सकती है। अगर किसी तरह की गलती पाई जाती है तो फिर उसे तुरंत ठीक करना बहुत जरूरी होता है। शुभेंदु अधिकारी के राज तिलक से पहले AIMIM का आया बड़ा बयान, कहा बुलडोजर राज नहीं। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर के चर्चाओं के बीच AIMIM का बड़ा बयान सामने आया है। CM बनने को लेकर के पार्टी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कई सवाल खड़े उठाए हैं। इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है और अलग अलग दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AIMIM ने अपने बयान में कानून व्यवस्था और फिर शासन को लेकर के चिंता जताई है। पार्टी का कहना है कि सिर्फ सख्त कदम या फिर बुलडोजर कार्रवाई से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि जनता के मुद्दों पर काम करना जरूरी होता है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी और फिर राजनीतिक माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। अगर इस मुद्दे पर बयानबाजी बढ़ती है तो फिर ये आगे और बड़ा विवाद बन सकता है। जैसे ही मंत्री पद संभाला वैसे ही BPC ट्राई-4 से हंगामा, कहा ये मुझे नहीं जमा, दुखी हो गए मंत्री मिथिलेश तिवारी जी। दरअसल बात है कि बिहार में TRI-4 को लेकर के चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच मंत्री मिथिलेश तिवारी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पद संभालते ही हंगामे की स्थिति पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की परिस्थितियां उन्हें ठीक नहीं लगती और
इसे जल्द शांत होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्राई4 अभ्यर्थियों के प्रदर्शन और विरोध के कारण माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। मंत्री ने संकेत दिया है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से देख रही है और स्थिति को संभालने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की भी अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के हालात में सरकार और अभ्यर्थियों के बीच संवाद बेहद जरूरी होता है। अगर बातचीत के जरिए समाधान निकाला गया तो फिर विवाद जल्द खत्म हो सकता है। बिहार के गयाजी में तिलक समारोह में आए 55 लोग पहुंच गए अस्पताल, खाना खाते ही बिगड़ी तबीयत। दरअसल बात है कि बिहार के गयाजी में एक तिलक समारोह के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि समारोह में शामिल कई लोगों ने खाना खाने के बाद अस्वस्थ महसूस किया, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इस घटना से इलाके में हरकत मच गया और फिर लोगों में चिंता बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 55 लोग खाने के बाद उल्टी, पेट दर्द और फिर चक्कर जैसी शिकायतों से परेशान हो गए। जब सभी को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है और फिर मामले की जांच की जा रही है। सारण, सीतामढ़ी से अररिया तक इन 13 जिलों के विधायकों को नहीं मिली सम्राट कैबिनेट में जगह। दरअसल बात है कि बिहार की नई कैबिनेट गठन के बाद कई जिलों के विधायकों को जगह नहीं मिलने को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। सारण, सीतामढ़ी से लेकर के अररिया तक कुल 13 जिलों के विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जिससे राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। इस फैसले के बाद क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट में जगह देने को लेकर के सामाजिक और फिर राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। इसी वजह से कुछ जिलों के विधायकों को इस बार मौका नहीं मिल पाया है। हालांकि इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों में इसे लेकर के नाराजगी भी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कैबिनेट गठन में हर क्षेत्र और फिर हर वर्ग को संतुलित रखना एक बड़ी चुनौती होती है। अगर कुछ जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो फिर वहां पर असंतोष बढ़ सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से राजनीतिक रणनीति पर निर्भर करता है कि आगे क्या बदलाव किए जाते हैं। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने की बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात। दरअसल बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद दोनों को लेकर के सियासी और सामाजिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि मुलाकात के उद्देश्य को लेकर के आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इसे अहम माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान दोनों के बीच राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं या फिर सामाजिक पहल को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मुलाकात की तस्वीरें और फिर खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर के लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की मुलाकातें कई बार सामाजिक या फिर जनहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए होती है। अगर किसी योजना या फिर पहल पर सहमति बनती है तो फिर इसका फायदा लोगों तक पहुंच सकता है। बड़े नामों का पत्ता मंत्रिमंडल से क्यों कटा? कैबिनेट विस्तार के बाद आनंद मोहन और अरुण कुमार की उम्मीदें टूटी। दरअसल बात है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार के बाद कई बड़े नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से सियासी चर्चा तेज हो गई है। खासतौर पर आनंद मोहन और अरुण कुमार जैसे नेताओं के नाम शामिल न होने से सवाल उठने लगे हैं। इससे राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर किन कारणों से इन बड़े चेहरों को बाहर रखा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैबिनेट गठन में सामाजिक और फिर राजनीतिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं। इसी वजह से कुछ नेताओं को इस बार मौका नहीं मिल पाया है। हालांकि इसे पार्टी की रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, लेकिन इससे जुड़े नेताओं और फिर उनके समर्थकों में निराशा देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीति में ऐसे फैसले अक्सर समीकरणों और फिर रणनीति के आधार पर लिए जाते हैं। बिहार में रेलवे ट्रैक पर दहशतगर्दियों का जासूसी कैमरा सुरक्षा में खड़ी हुई चुनौती। दरअसल बात यह है कि बिहार में रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध जासूसी कैमरा मिलने की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। इस घटना के बाद इलाके में हरकत मच गया है और इसे सुरक्षा के लिहाज से गंभीर चुनौती माना जा रहा है। अधिकारियों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रैक के आसपास लगाए गए इस कैमरे को संदिग्ध गतिविधियों से जोड़ करके देखा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इसका इस्तेमाल रेलवे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता था। मौके पर पहुंची सुरक्षा एजेंसियों ने कैमरे को जब्त कर लिया है और फिर पूरे मामले की जांच जारी है। लिख कर रख लो, कोई बीजेपी को नहीं हरा सकता, लेकिन चुनावी नतीजे के बाद राहुल गांधी ने कर दिया बड़ा दावा। दरअसल बात है कि चुनावी नतीजों के बाद देश की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। इस बीच राहुल गांधी का एक बयान चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी को लेकर के बड़ा दावा किया है। जब उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है और अलग अलग दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि फिलहाल बीजेपी को हराना मुश्किल दिखता है, लेकिन साथ ही उन्होंने विपक्ष की भूमिका और
भविष्य की रणनीति पर भी संकेत दिए हैं। उनकी इस बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारों में कई तरीके की व्यवस्था की जा रही है, जी हाँ, व्याख्या की जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान चुनावी रणनीति और फिर राजनीतिक संदेश का हिस्सा होता है। या अगर विपक्ष एकजुट होकर के काम करता है तो फिर आने वाले समय में स्थिति बदल सकती है, लेकिन इसके लिए मजबूत रणनीति और फिर आपसी तालमेल जरूरी होगा। जिस डांसर का मुजरा देख रहे थे अनंत सिंह, उसका बड़ा खुलासा, जो बंदूक वाला वीडियो है उसको लेकर के कहती है बड़ी बात। दरअसल बात है कि बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों काफी चर्चा में है। इस वीडियो में दिख रही डांसर को लेकर के अब बड़ा खुलासा सामने आया है, जिससे पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है। वीडियो वायरल होने के बाद से ही ये मामला लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डांसर ने सामने आकर के वीडियो को लेकर के अपनी बात रखी है और बंदूक वाले दृश्य पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है उसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उसमें दिखाई गई बातों को बड़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है। इस बयान के बाद मामले को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ऐसे वीडियो कई बार अधूरी जानकारी के साथ फैलते हैं, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई जानना बेहद जरूरी होता है, ताकि गलतफहमी से बचा जा सके। 5 ओबीसी 5 ब्राह्मण, बीजेपी के 17 मुख्यमंत्रियों में कौन किस जाति का, शुभेंदु अधिकारी सबसे नया नाम। दरअसल बातें हैं कि देश की राजनीति में एक बार फिर से जाति समीकरण को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी के अलग अलग राज्यों में मौजूद 17 मुख्यमंत्रियों की सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है। इसी बीच पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में ओबीसी, ब्राह्मण और फिर अन्य सामाजिक वर्गों से आने वाले नेताओं को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी है। माना जा रहा है कि पार्टी सामाजिक संतुलन और फिर अलग अलग समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की रणनीति पर काम कर रही है। शुभेंदु अधिकारी को भी बंगाल की राजनीति में एक बड़े सामाजिक और फिर राजनीतिक समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय राजनीति में जातीय और फिर सामाजिक समीकरण आज भी काफी अहम भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल अलग अलग वर्गों को साथ जोड़ने के लिए नेतृत्व में संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जिसका असर चुनावी राजनीति और फिर जन समर्थन दोनों पर देखने को मिलता है। कौन है माखन लाल सरकार, जिनके सम्मान में झुके पीएम मोदी, मंच पर पैर छूकर के किया प्रणाम। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर एक शख्स के पैर छूकर के सम्मान देने की घटना चर्चा में आ गई है। इसके बाद लोग ये जानने की उत्सुक हो गए हैं कि आखिर माखन लाल सरकार कौन है या जिन्हें इतना सम्मान दिया गया है। इस घटना ने लोगों के बीच जिज्ञासा और सम्मान दोनों को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माखन लाल सरकार एक सम्मानित और अनुभवी व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक मंच पर उनके प्रति आदर दिखाते हुए पैर छूकर के सम्मान प्रकट किया है, जिसे वह भारतीय संस्कृति में सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इस दृश्य ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके के सम्मानजनक व्यवहार से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। इससे ये भी दिखाता है कि बड़े पद पर रहने वाले लोग भी अपने वरिष्ठों और फिर योगदान देने वालों का सम्मान करते हैं। ममता बनर्जी के हुए 5 फैसले, जिस पर 24 घंटे में शुभेंदु अधिकारी को चलाना होगा बुलडोजर, तभी होगी मोदी की गारंटी पूरी। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के बाद अब सबकी नजर नई सरकार के फैसले पर टिकी हुई है। शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि ममता बनर्जी सरकार के किन बड़े फैसलों पर नई सरकार सख्त कदम उठा सकती है। बीजेपी समर्थकों के बीच इसे मोदी की गारंटी से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कानून व्यवस्था, कथित सिलेंडर सिंडिकेट राज, प्रशासनिक फैसले और कुछ योजनाओं की समीक्षा जैसे मुद्दों पर नई सरकार तेजी से फैसला ले सकती है। बीजेपी पहले से ही ममता सरकार की कई नीतियों की आलोचना करती दिख रही है और चुनाव प्रचार में इन्हें बड़ा मुद्दा बनाया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि नई सरकार शुरुआती दिनों में ही बड़े एक्शन लेकर के राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर सकती है। बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले, अब सीओ की जांच के बिना नहीं होगी खरीद बिक्री। जहां बिहार में जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले सीओ यानी कि अंचल अधिकारी की जांच जरूरी होगी। इस कदम का मकसद फर्जीवाड़े और फिर विवादित जमीन के मामले को रोकना है, ताकि लोगों को सुरक्षित और फिर पारदर्शी तरीके से जमीन और खरीदने का भरोसा मिल सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के तहत जमीन के कागजात, मालिकाना हक और फिर अन्य जरूरी जानकारी की जाँच सीओ
PO स्तर पर की जाएगी। इसके बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे जमीन से जुड़ा धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया ज़्यादा साफ और व्यवस्थित बनेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फैसला जमीन के लेन देन को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम हो सकता है। अगर इस व्यवस्था को सही तरीके से लागू किया गया तो फिर इससे लोगों का भरोसा बढ़ेगा और जमीन से जुड़े विवादों में भी कमी आ सकती है। लापरवाही से पुल टूटेंगे तो नपेंगे इंजीनियर अफसर। विक्रमशिला सेतु हादसे के बाद एक्शन में सम्राट सरकार। दरअसल बात है कि बिहार में पुल हादसे के बाद सरकार अब सख्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। विक्रमशिला सेतु से जुड़े मामलों के बाद ये साफ कर दिया गया है कि अगर लापरवाही के कारण कोई पुल टूटता है तो फिर जिम्मेदार इंजीनियर और अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले का मकसद भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना और जिम्मेदारी तय करना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि सभी पुलों की नियमित जांच की जाए और जहां भी खामियां हो उन्हें तुरंत ठीक किया जाए। इसके साथ ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी खास ध्यान देने को कहा गया है ताकि किसी तरीके की लापरवाही ना हो और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरीके की सख्ती से सिस्टम में जवाबदेही बढ़ेगी और लापरवाही करने वालों पर अंकुश लगेगा। अगर निर्देशों का सही तरीके से पालन हुआ तो इससे भविष्य में पुल हादसों की घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है और लोगों की सुरक्षा बेहतर होगी। बिहार में 208 नए डिग्री कॉलेजों को मिली मान्यता। जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई, छात्रों को मिलेगा बेहतर फायदा। दरअसल बात यह है कि बिहार में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार में 208 नए डिग्री कॉलेजों को मान्यता दे दी गई है, जिससे अब ज़्यादा छात्रों को अपने ही इलाके में पढ़ाई का मौका मिल सकेगा। सरकार का मकसद है कि छात्रों को दूर दराज जाने की जरूरत कम होगी और फिर उन्हें बेहतर शिक्षा सुविधा मिले। रिपोर्ट के मुताबिक इन कॉलेजों में जुलाई से पढ़ाई शुरू होने की तैयारी की जा रही है। इससे सीटों की संख्या बढ़ेगी और फिर एडमिशन के लिए छात्रों को ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। खास करके ग्रामीण और फिर पिछड़े इलाकों में छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा, जहां पर अब उच्च शिक्षा के संसाधन सीमित थे। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से शिक्षा का स्तर बेहतर हो सकता है और ज़्यादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अगर इन कॉलेजों में जरूरी सुविधाएं और फिर शिक्षक समय पर उपलब्ध कराए गए तो फिर ये कदम राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, किशनगंज की मशहूर नदी रमजान नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इस नदी का नाम बिल्कुल पाक साफ है, रमजान। नाम तो रमजान है, लेकिन नदी को अगर आप देखेंगे तो किसी गंदे नाली से कम नहीं है। अब वही गंदे नाली अब अपने नाम का आकार लेने जा रही है, क्योंकि फिर से अब रमजान नदी जिंदा होने वाली है, जो अभी गंदे नाले के जैसा भी पड़ा हुआ है, क्योंकि रमजान नदी को महानंदा से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, किशनगंज के लोगों के लिए ये एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। किशनगंज शहर की पहचान माने जाने वाली रमजान नदी को अब फिर से जिंदा करने की तैयारी तेज हो गई है। वह रमजान नदी जो कभी शहर की शान हुआ करती थी, आज अतिक्रमण, गंदगी और सूखते जल स्रोतों की वजह से अपना अस्तित्व खोने लगी थी। लेकिन अब जिला प्रशासन इसे फिर से बहता हुआ देखना चाहता है। जिला पदाधिकारी विशाल राज के नेतृत्व में रमजान नदी के पुनर्जीवन का काम तेजी से चल रहा है और अब इसे महानंदा नदी से जोड़ने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि पहले प्रशासन की एक टीम ने इसकी जांच की थी, जिसमें कुछ तकनीकी और फिर भौगोलिक दिक्कतें सामने आई थी, लेकिन अब विशेषज्ञों की राय लेकर के नई योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। प्रशासन का सबसे बड़ा लक्ष्य है रमजान नदी में प्राकृतिक जल प्रवाह को वापस लाना, ताकि ये नदी फिर से पूरे साल बहती रहे। करीब 9 किलोमीटर लंबा ये नदी वर्षों से उपेक्षा का शिकार रही है। कई जगहों पर अतिक्रमण हो गया तो कई हिस्सों में पानी पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन अब हालात बदलते दिख रहे हैं। नदी किनारे सड़क निर्माण, छठ घाटों का निर्माण और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। अगर ये योजना सफल रही तो सिर्फ नदी ही नहीं बचेगी, बल्कि पूरा किशनगंज एक नई पहचान हासिल कर सकता है। प्रशासन का मानना है कि महानंदा नदी से जुड़ने के बाद रमजान नदी में साल भर पानी बना रहेगा, जिससे पर्यावरण को काफी फायदा होगा, भूजल स्तर बेहतर होगा और शहरवासियों को एक सुंदर सार्वजनिक स्थल भी मिलेगा। स्थानीय लोगों में भी इस परियोजना को लेकर के काफी उत्साह देखा जा रहा है। यह खबर सिर्फ और सिर्फ पूर्णिया वासियों के लिए है, क्योंकि पूर्णिया में 14 मई को सायरन बजने वाला है। पूरे पूर्णिया अंधेरे में छाने वाला है। जब ब्लैकआउट हो जाएगा, युद्ध जैसी स्थिति से निपटने की ये तैयारी होगी। दरअसल बात यह है कि पूर्णिया में 14 मई को लोगों को अचानक सायरन की आवाज़ सुनाई दे सकती है और बिजली भी बंद हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि ये किसी खतरे का संकेत नहीं बल्कि एक बड़ा मॉक ड्रिल होगा, जब प्रशासन युद्ध काल और आपात स्थिति जैसी परिस्थितियों से निपटने की तैयारी का अभ्यास करेगा। इस दौरान पुलिस, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य विभाग और सिविल डिफेंस की टीमें एक्टिव मोड में नजर आएंगी। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने और सहयोग करने की अपील की है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि पूर्णिया जिले में 14 मई को नागरिक सुरक्षा को लेकर के एक विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान पूर्णिया शहर में ब्लैकआउट किया जाएगा और सायरन बजा करके आपात स्थिति जैसी परिस्थितियां बनाई जाएगी। यह अभ्यास केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय के निर्देश पर कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य ये जांचना कि किसी बड़े खतरे या फिर युद्ध जैसी स्थिति में प्रशासन और फिर आम लोग कितनी तेजी से बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इस मॉक ड्रिल में पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, होमगार्ड, रेड क्रॉस और सिविल डिफेंस की टीमें शामिल होंगी। अचानक सायरन बजते ही कई इलाकों की बिजली बंद कर दी जाएगी ताकि ब्लैकआउट की स्थिति का अभ्यास किया जा सके। जब बताया जा रहा है कि बिहार के 6 जिलों पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पटना और बेगूसराय में ये विशेष अभ्यास कराया जा रहा है। इसकी निगरानी राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन विभाग और नागरिक सुरक्षा निदेशालय कर रहा है। पूर्णिया के डीएम अंशुल कुमार ने लोगों से अपील की है कि इस दौरान घबराएं नहीं। उन्होंने कहा कि अगर 14 मई को अचानक बिजली चली जाए, सायरन बजे और पुलिस और फिर एम्बुलेंस की आवाजाही बढ़ जाए तो इसे किसी वास्तविक खतरे से जोड़ करके ना देखें। जब प्रशासन का कहना है कि इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर तालमेल, रिस्पांस टाइम और फिर राहत बचाव व्यवस्था की तैयारी को मजबूत करना है। तो दोस्तों, किशनगंज में 90 दिनों में 4 थाना अध्यक्ष समेत 12 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जहां किशनगंज एसपी लगातार एक्शन मोड में हैं। लगातार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा रहा है। वहीं पर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनाम भी दिया जा रहा है। जी हाँ, किशनगंज पुलिस में अब सिर्फ वर्दी पहन लेना काफ़ी नहीं है बल्कि काम भी करना पड़ेगा। किशनगंज जिले के एसपी संतोष कुमार ने साफ कर दिया है कि लापरवाही, अनुशासनहीनता और फिर मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। जब पिछले 90 दिनों में 4 थाना अध्यक्ष समेत 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, 38 की सैलरी रोक दी गई और 9 पुलिसकर्मियों को विभागीय सजा मिली है। दूसरी तरफ अच्छा काम करने वाले 194 पुलिसकर्मियों को इनाम और सम्मान भी दिया गया है। यानी कि अब किशनगंज पुलिस में काम करो या कार्रवाई झेलो वाला सिस्टम लागू होता दिखाई दे रहा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात है कि किशनगंज जिले में बेहतर और अनुशासित पुलिसिंग को लेकर के एसपी संतोष कुमार लगातार सख्त फैसले ले रहे हैं। जनवरी 2026 में पदभार संभालने के बाद से ही उन्होंने किशनगंज जिले की पुलिस व्यवस्था को सुधारने का अभियान शुरू कर दिया था। 10 जनवरी से 30 अप्रैल तक के आंकड़े देखें तो फिर किशनगंज जिले में बड़ी कार्रवाई की गई है। इस दौरान लापरवाही और फिर अनुशासनहीनता के आरोप में 4 थाना अध्यक्ष समेत कुल 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इनमें 1 परिचारी, 3 पुलिस अवर निरीक्षक, 2 सिपाही और 2 चौकीदार भी शामिल है। आरोप है कि इन लोगों ने ड्यूटी में लापरवाही बरती है, वरीय अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है और अनुशासनहीन रवैया अपनाया है। इसके अलावा 38 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों का वेतन रोक दिया गया है, जबकि 9 अन्य को विभागीय दंड दिया गया है। इनमें निंदा और कलंक जैसी सजा भी शामिल है। लेकिन इस कार्रवाई के साथ साथ एसपी ने अच्छा काम करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया है। जी हां, कांडों के निष्पादन, सुपर पेट्रोलिंग, विधि व्यवस्था, ड्यूटी, छापेमारी और फिर कार्यालय कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कुल 194 पुलिस पदाधिकारियों और फिर कर्मियों को पुरस्कृत भी किया गया है। इन पुलिसकर्मियों को कुल 1,21,650 रुपए की पुरस्कार राशि दी गई है। इससे ज्यादा 42 पुलिस अवर निरीक्षक और फिर परिचारी पुलिस और अवर निरीक्षक को 65,500 रुपए का पुरस्कार मिला है। दोस्तों, किशनगंज में 3 नए डिग्री कॉलेज खुलेंगे। जुलाई से ही पढ़ाई शुरू हो जाएगी। यह किशनगंज के छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब उच्च शिक्षा के लिए दूर दराज शहरों का चक्कर लगाने की मजबूरी धीरे धीरे खत्म होने वाली है। बिहार सरकार ने किशनगंज जिले के 3 प्रखंडों दिगलबैंक, कोचाधामन और टेरागाछ में नए राजकीय डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं। जुलाई 2026 से यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। शुरुआत में 6 विषयों में नामांकन लिया जाएगा और हर विषय में 48 छात्रों को एडमिशन मिलेगा। सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों में शिक्षा
के क्षेत्र में इसे लेकर एक बड़ा कदम माना जा रहा है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बातें हैं कि किशनगंज जिले में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 7 निश्चय कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत किशनगंज जिले के 3 प्रखंडों में नए राजकीय डिग्री महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। यह पूर्णिया विश्वविद्यालय के अधीन दिगल बैंक, कोचाधामन और टेरागाज प्रखंड में इन कॉलेजों की शुरुआत की जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार शुरुआती चरण में 6 प्रमुख विषयों की पढ़ाई शुरू होगी। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और फिर समाज शास्त्र शामिल है। हर विषय में 48 विद्यार्थियों का नामांकन लिया जाएगा, यानी कि अब कॉलेज में सैकड़ों छात्रों को स्थानीय स्तर पर उच्च शिक्षा का मौका मिलेगा। विश्वविद्यालय ने निर्देश दिया है कि नामांकन प्रक्रिया समय पर पूरा कर लिया जाए ताकि 1 जुलाई 2026 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया जा सके। वहीं पर तीनों कॉलेजों के लिए प्रभारी प्रधानाचार्यों की भी नियुक्ति कर दी गई है। दिगल बैंक के राजकीय डिग्री कॉलेज की अस्थायी पढ़ाई +2 उच्च विद्यालय तुलसिया में होगी। यहाँ पर पूर्णिया कॉलेज के डॉक्टर असदुल हक वहीदी को प्रभारी प्रधानाचार्य बनाया गया है। कोचाधामन में उच्च माध्यमिक विद्यालय धनपुरा में कॉलेज की पढ़ाई शुरू होगी। यह इसके प्रभारी प्रधानाध्यापक मरवाड़ी कॉलेज किशनगंज के प्रोफेसर सजल प्रसाद होंगे। या वहीं पर टेरागाज के राजकीय डिग्री कॉलेज की शुरुआती क्लास उत्क्रमित उच्च विद्यालय बेनुगर में चलेगी। दोस्तों, मौलाना तौसीफ रजा के परिवार को 5 लाख रुपए तक आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। जी, मौलाना तौसीफ रजा के परिवार के लिए ये बड़ी मदद है। जमाते रजा ए मुस्तफ़ा की ओर से 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मरहूम मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के परिवार के लिए यह राहत भरी खबर सामने आई है। जमाते रजा मुस्तफ़ा बरेली शरीफ की तरफ से उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया है। जारी पत्र के मुताबिक ये सहायता हुजूर कायदे मिल्लत की जानिब से मरहूम की बेवा को दी जाएगी। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यही कि मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के इंतकाल के बाद सीमांचल में लगातार शोक का माहौल बना हुआ है। जब किशनगंज से लेकर के बिहार और फिर देश के कई हिस्सों में लोग इन्हें याद कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिसने मरहूम मौलाना तौसीफ रजा के परिवार को मुश्किल वक्त में राहत देने का काम किया है। यह जमात रजा मुस्तफ़ा बरेली शरीफ की तरफ से मौलाना तौसीफ रजा के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। जारी पत्र के मुताबिक ये सहायता हुजूर कायदे मिल्लत की जानिब से मरहूम की बेवा को दी जाएगी। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान 10 मई 2026 को बरेली शरीफ से किशनगंज पहुंचेंगे और मरहूम मौलाना तौसीफ रजा मजहरी के घर जाकर के उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। इस दौरान आर्थिक मदद भी परिवार को सौंपी जाएगी। इस खबर के सामने आने के बाद सीमांचल के लोगों के बीच चर्चा तेज हो गई है। लोग इसे सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि उलेमाओं और दीन की खिदमत करने वाले के प्रति सम्मान के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं और ट्रेन में बेच रहे सामान को खरीद करके खाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब आपकी जान सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, ट्रेन में सफ़र करने के दौरान बेच रहे सामान को खरीद करके खाने से अब आपकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आपके सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर कटिहार रेलवे स्टेशन पर खीरे में हरा रंग का खेल खेला जा रहा है। वायरल वीडियो देख करके लोग बोल रहे हैं कि अब खाए तो खाए क्या। गर्मी में लोग सेहत के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज पर भरोसा करते हैं अब उसी पर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया पर कटिहार रेलवे स्टेशन का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 2 महिला खीरे को हरे रंग से रंगती हुई दिखाई दे रही है। जब वीडियो सामने आने के बाद लोग हैरान है और रेलवे प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि अगर खीरे जैसा साधारण और हेल्दी समझा जाने वाला सामान भी मिलावटी निकला तो फिर आखिर भरोसा किस पर किया जाए। खाए तो खाए क्या, खास करके सफ़र करने के दौरान, वो भी ट्रेन में। जी, हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि बिहार के कटिहार रेलवे जंक्शन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला प्लेटफॉर्म पर खीरे को हरे रंग में रंगती नजर आ रही है। जब वीडियो देखने के बाद लोगों में नाराजगी है। कई यूजर्स का कहना है कि गर्मी में लोग खीरे को हेल्दी और सुरक्षित मान करके खाते हैं, लेकिन अगर उसे भी रंग से चमकाया जा रहा है तो फिर ये सीधे लोगों की सेहत से खिलवाड़ है। जब गर्मी के मौसम में खीरा शरीर को ठंडा रखने, पानी की कमी पूरी करने और पाचन बेहतर करने के लिए खाया जाता है। यही वजह है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बाज़ारों में इसकी बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है।